गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट सा कंसेप्ट है जो हमने ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट में 10th और 11th क्लास में पढ़ा था। उसी पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे, आपको उसका आंसर देना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ किया, इस सर्किट में एक बैटरी लगाई। ओके, अब क्या करते हैं, इसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ओके, इट जस्ट एग्जांपल, मैंने यहाँ पे 5 वोल्टेज अप्लाई किया तो यू नो वेरी वेल क्या होगा, इस सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। अब इसके बाद क्या किया, एक मैग्नेटिक कंपास लिया और इसके पास में लेके आए। तो जैसे ही आप यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास लेके आओगे, आप देखोगे वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही थी, बट उसी के साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो गई। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे हुई? ऑफ कोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आपको ये चीज अच्छे से पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ साथ में चलते हैं। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। अब इसी पे बेस मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट अप्लाई किया। ओके, पहले 0 वोल्ट था, इससे 5 वोल्ट हो गया। बट इसी के बाद मैं यहाँ पे 5 वोल्ट कांस्टेंट रखती हूँ, ठीक है। बट आफ्टर दैट मैंने वोल्टेज में वेरिएशन करना स्टार्ट किया। कुछ टाइम के लिए ये 5 वोल्ट कांस्टेंट था, इसके बाद अप्लाई किया 7 वोल्ट। इसके बाद मैं अप्लाई करती हूँ वेरिएशन 5 to 7, 7 to 8 और 7 to 5 वंस अगेन, बट यहाँ पे क्या होगा, वेरिएशन होगा। अब आपको मुझे ये बताना है कि किस केस में यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट करेगा। मींस किस केसेस में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मुझे फ्लो होती हुई नजर आएगी, कंपास मूव होता दिखेगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट केस लेके चलते हैं। फर्स्ट केस में क्या था, स्टार्टिंग में 0 वोल्ट था, फिर इसके बाद क्या हुआ, वेरिएशन हुआ, 5 वोल्ट आया। तो इस केस में मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हो जाएगा। बट जैसे ही मैंने यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट रखी, वोल्टेज कांस्टेंट होते ही मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट नहीं होगा, दैट मीन्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी। सेम विद द 7 वोल्ट। ओके, बट जैसे ही वंस अगेन वेरिएशन आते हैं, आई मीन मैं वोल्टेज का अमाउंट चेंज करती हूँ, 5 to 7, 7 to 8, 8 to 5, वेरिएशन है, तो अगेन मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट होता है। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो यहाँ पे दो सिचुएशंस क्या होगी। द फर्स्ट वन इज जो अभी हमने देखी, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करना है। ओके, तो द फर्स्ट सिचुएशन कि जो ईएमएफ है, जो वोल्टेज है और करंट है, उसमें क्या होना चाहिए, वेरिएशन होना चाहिए। वोल्टेज क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। अगर आप वोल्टेज को कांस्टेंट रखोगे तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलना भी बंद हो जाएगी। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एमसीक्यूज, क्योंकि एमसीक्यूज में कई बार होता है और बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मली प्रपोर्शनल ले लेते हैं। मान लो 5 वोल्ट है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी, बट जैसे ही 100 वोल्ट अप्लाई कर दिया मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। ये कंसेप्ट बिल्कुल रॉन्ग है। भले ही आपका वोल्टेज बहुत कम है, बट उसमें क्या होना चाहिए, केवल वेरिएशन होना चाहिए। अब द सेकंड क्वेश्चन इज, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो कितना डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा बार बार वोल्टेज को वेरी करना। मैं एक बार बैटरी 5 वोल्ट की लगा रही हूँ, फिर 7 वोल्ट की लगा रही हूँ, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे कॉइल का यूज करती हूँ। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे कॉइल का यूज किया। अब इस केस में क्या होगा, कॉइल का यूज करने से क्या हुआ, देखो कॉइल का यूज करने से ये आपको होगा कि भले ही आप 0 to 5 वोल्ट अप्लाई करो, 5 वोल्ट अप्लाई करो, चाहे 7 अप्लाई करो, चाहे वेरिएशन दो, इन एनी केस आपको मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। अब ये मिरेकल हुआ कैसे, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को मैंने चेंज करके कॉइल लगा दिया, जिसको आप इंडक्टर भी बोलते हो। ओके, इंडक्टर लगा दिया, कुछ भी आप बोल सकते हो इसे, बट एक्चुअल में क्या है, ये जिस तरीके की शेप है एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। एक स्ट्रेट वायर था जिसके अंदर मैंने क्या दे दिए, बहुत सारे टर्न्स दे दिए। अब वायर इज द सेम, बट उसको नंबर ऑफ टर्न देने से ऐसा क्या मिरेकल हुआ कि अभी तो मैं बोल रही थी कि वोल्टेज वेरिएबल होना चाहिए,
बट अगेन अब तो मुझे केवल 5 वोल्ट की बैटरी में भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, कांस्टेंट वोल्टेज में भी मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। ये हुआ ऐसे कि मैं यहाँ पे वोल्टेज को वेरी नहीं कर रही हूँ, बट मैं करंट की डायरेक्शन को चेंज कर रही हूँ। किस तरीके से? जैसे 5 वोल्ट की बैटरी लगाई, सर्किट में करंट फ्लो हुई, एंड करंट फ्लो होने के साथ साथ में देखिए यहाँ पे क्या होती है, करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। ओके, तो चाहे आप वोल्टेज वैरी करो, चाहे मैग्नीट्यूड चेंज करो, या फिर डायरेक्शन चेंज करो, इन एनी केस यू कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये एक कॉइल की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, इंडक्टर की बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज है, जो इस पूरे चैप्टर में आपको कॉइल्स मिलेगी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि हम यहाँ पे इंडक्टर का यूज कर रहे हैं, तो दिस इज द कंसेप्ट। ओके, तो ये कुछ ऐसा पार्ट था जो हमने 11th क्लास तक पढ़ ही लिया था, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलती है। बट विद्वान के दिमाग में क्वेश्चन आया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, तो क्या हमें मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकती है? ऐसा पॉसिबल है? ऑफ कोर्स ऐसा पॉसिबल है। ओके, मान लीजिए अगेन मैं यहाँ पे सेम सर्किट ड्रॉ कर रही हूँ, इंडक्टर लगाया, और इस इंडक्टर को लगाने के साथ में मैं यहाँ पे बैटरी नहीं लगा रही, मैं गैल्वेनोमीटर लगा रही हूँ। ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है? करंट मेजर करने के लिए आता है। अब इस सर्किट में कोई बैटरी नहीं है, तो ऑफकोर्स इसमें करंट तो फ्लो नहीं होगी। बट अगेन अगर मैं यहाँ पे एक कंपास लेके आई, तो क्या होगा, इस सर्किट में मुझे करंट मिल जाएगी। बट द ओनली कंडीशन इज कि आपको करंट किस कंडीशन में मिलेगी, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में क्या होंगे, वेरिएशन होंगे। मैग्नेटिक फील्ड शुड बी वेरिएबल, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। ओके, अब ये मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन कैसे होंगे, मैं मैग्नेट की पोजीशन बार बार चेंज करती हूँ, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अप टू डाउन, तो मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन होगा, तो ऑटोमेटिकली जो ये गैल्वेनोमीटर है ये क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज द ओनली कंडीशन हाउ कैन आई गेट मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द वाइस वर्सा। ओके, इस केस में मुझे क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है। हाउ कैन आई गेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड? ओके, तो दिस इज द कंडीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन करना है। आप वैल्यूज में चाहे वेरिएशन करो, चाहे डायरेक्शन में वेरिएशन करो। इन द सेम वे मुझे मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो भी मुझे क्या करना है, उसकी डायरेक्शन में चेंजेस करने हैं या वैल्यूज में चेंज करना है। तो ये तो स्टार्ट था, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था जिससे हमने स्टार्ट किया। अब अपने सिलेबस पार्ट में आते हैं। तो हमारे सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उतना बोलोगे कि उसका आपका मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रॉन्ग है। तो डेफिनेशन देखी जाए तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस passing through the area, that is called magnetic flux. The formula is very very important, A dot B. Okay, what is A? A is area, what is B? B is the magnetic induction. Okay, B is the magnetic induction, so we can write A dot B. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, A डॉट बी। डिनोट किससे करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। तो ये तो फॉर्मूला था। अब अगर कोई एंगल बन रहा है तो डॉट प्रोडक्ट है, कौन सा एंगल आ जाएगा, कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब ही क्या होता है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन बनाई, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वो जिस पर्टिकुलर एरिया से पास हो रही है। तो फॉर्मूला हुआ बी डॉट ए कॉस थीटा। अब आप सोचोगे कि अच्छा फॉर्मूला इज वेरी इजी, ठीक है, ए डॉट बी कॉस थीटा ही तो है, अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा तो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इजीली सॉल्व कर सकते हो, बट जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है एग्जाम में, नॉर्मली क्या होता है, देखो कंफ्यूज क्यों होते हैं यहाँ पे, अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे जो मैंने कॉस थीटा एंगल बनाया है वो किसके साथ बनाया है, एरिया वेक्टर के साथ। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, नॉट विद द मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको क्वेश्चन किस तरीके से मिलता है, जो आपका एंगल अगर मान लीजिए ये इस तरीके से है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ एंगल आपको दे रखा है, थीटा दे रखा है, तो ऑफकोर्स आपको ये एंगल नहीं लेना है, ठीक है। अगर आपको सरफेस के साथ एंगल मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ एंगल बन रहा है, तो आपको ये वाला एंगल कंसीडर नहीं करना है। हमें एंगल कौन सा कंसीडर करना है, एरिया वेक्टर के साथ। तो एक जस्ट एग्जांपल, क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि मैग्नेटिक लाइन के साथ एंगल बन रहा है 40 डिग्री। ओके, तो मैं यहाँ पे थीटा क्या लूंगी, मुझे एरिया वेक्टर के साथ लेना है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 40।
ओके तो ये कितना हो गया 50 डिग्री, तो मैं कंसीडर करूंगी 50 डिग्री एंगल को। ओके तो इस तरीके से आपको एंगल कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है। अदर जो पार्ट है एरिया निकालना, अब आप ऑफ कोर्स आपको पता है सर्कुलर पाथ का एरिया कैसे निकालते हैं, सिलेंड्रिकल का एरिया कैसे निकालते हैं। ओके और अगर कोई स्क्वायर लूप में है उसका एरिया कैसे निकालना है, उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। एंड द वन इंपॉर्टेंट वेरी कि मैग्नेटिक फ्लक्स है जो स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी कैसे, क्योंकि इसमें केवल हम ये देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है, इसके अंदर हम कहीं पे भी ये कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि वो किस डायरेक्शन से आ रही है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके द नेक्स्ट थिंग जो इसकी एसआई यूनिट है वो कई बार एमसीक्यूज में आती है। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। क्या होती है, वेबर होती है। डायमेंशन फॉर्मूला इसका एग्जाम में कई बार आता है। ओके दैट इज m l2 t माइनस टू a माइनस वन। तो इसको आगे प्रूव भी करेंगे एंड ऑफ कोर्स आपको आना भी चाहिए प्रूव करना। एंड अब इसी पे बेस्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स पे बेस्ड हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स इज टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया, नो इट्स रॉन्ग। टोटल करंट थ्रू अ सरफेस, नो इट्स रॉन्ग। टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन एरिया, दैट मींस सी ऑप्शन इज राइट। बहुत इजी क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वी नो फाई का फॉर्मूला क्या होता है, b इंटू ए, और एरिया को क्या लिख सकते हैं, डी फाई की फॉर्म में है, तो एरिया हो गया यहाँ पे ds। लाइन वेक्टर के कंसेप्ट में dl लिखते हैं, वॉल्यूम वेक्टर के कंसेप्ट में dv लिखते हैं, यहाँ पे एरिया है तो दैट मीन्स ds, तो d फाई इक्वल टू b डॉट ds। ओके ओम इज नॉट द यूनिट ऑफ, देखिए रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंपीडेंस, इन तीनों की यूनिट तो क्या होती है, ओम होती है। ओके एसी सर्किट में ये हमने अच्छे से पढ़ा है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसकी ऐसा यूनिट वेबर होती है, तो दैट मींस डी ऑप्शन इज राइट। ओके ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, आई विल सजेस्ट इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बट इन केस अगर आप एग्जाम में भूल जाते हो, आपको याद नहीं है, तो आपको इसे सॉल्व कैसे करना है, उसका बेसिक कंसेप्ट आपको यही लेके चलना है कि जो फाई होता है मैग्नेटिक फ्लक्स से डिनोट करते हैं, क्या होता है b डॉट ए कॉस थीटा। कॉस थीटा को नहीं लेके चलेंगे ऑफ कोर्स, तो जो b इंटू ए। अब एरिया तो क्या है, मीटर स्क्वायर है, इसके लिए आपने L2 ले लिया, तो एरिया का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इस b को कैसे सॉल्व करेंगे, ओके तो एक सिंपल सा फॉर्मूला लिया जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में भी है, b इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका डायमेंशन फॉर्मूला पुटअप किया। ओके इन द सेम वे हम सॉल्व करेंगे चार्ज को और वेलोसिटी को। वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, तो इसका हो गया डायमेंशन फॉर्मूला m0 l1 t माइनस वन। ओके अब सॉल्व करते हैं चार्ज को। तो देखिए जब भी आपको चार्ज को सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको करंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। करंट क्या होगा, q अपॉन टी। Q क्या हो गया, I इंटू टी। करंट को हम लिखते हैं एम्पियर एंड टाइम को लिखते हैं सेकंड। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0 l0, ठीक है, टाइम है, सेकंड है, t1 एंड एम्पियर है तो a1। इसको I1 में लिख सकते हो क्योंकि करंट के लिए कई बार I1 लिखा जाता है, कई बार a1 लिखा जाता है, अकॉर्डिंग टू यू कैन यूज। यहाँ पे ऑप्शन में a गिवन है तो हम भी यहाँ पे a लिख देते हैं। ओके अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, यहाँ पे f का डायमेंशन फॉर्मूला पुटअप किया, चार्ज का पुटअप किया, वेलोसिटी का सॉल्व किया, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट करते हैं। जैसे m0 है, यहाँ पे भी m0 है, तो ऊपर क्या रहा, केवल m1। इसी तरीके से लेंथ को सॉल्व करेंगे तो इधर L0 है, इधर L1 है, ऊपर L1 है, ये कैंसिल आउट हुआ, कितना मिला, L0। इन द सेम वे टाइम के लिए सॉल्व करते हैं, इधर t माइनस वन है, इधर प्लस वन है, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट किया, ऊपर क्या रहा, केवल t माइनस टू। एंड करंट के लिए हो गया, ये ऊपर गया a माइनस वन। तो ये हमें डायमेंशन फॉर्मूला मिल गया b का। अब फॉर्मूला इज b डॉट ए। एरिया के लिए b ऑलरेडी राइटेड की L2 पावर 2। अब यहाँ पे b के लिए कैसे लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के लिए कैसे लिखेंगे, एज इट इज हमने यही डायमेंशन फॉर्मूला पुटअप किया, m1 L0 t माइनस टू I माइनस वन, और यू कैन राइट a माइनस वन। अब इसी के साथ केवल L2 को ही मल्टीप्लाई करना है, तो m1 हो गया, L2 हो गया, t माइनस टू एंड a माइनस वन। तो नाउ वी विल क्रॉस चेक m1 L2 t माइनस टू a माइनस वन, तो दैट मीन्स सी ऑप्शन इज राइट। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं।
न्यूमेरिकल पे आते हैं। अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैज 1000 टर्न, नंबर ऑफ टर्न कितने गिवन है 1000, एरिया कितना गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर। इफ अ मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ 10 टू पावर -2 टेस्ला, तो जो मैग्नेटिक इंडक्शन है उसकी वैल्यू कितनी है 10 टू पावर -2 टेस्ला है, इज प्रोड्यूस्ड इन नेट ऑन पासिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, और हमने करंट कितनी पास की है 1 एम्पियर पास की है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है A डॉट बी, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है तो n को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा फॉर्मूला क्या हो गया NBA। n का वैल्यू पुटअप किया, b का वैल्यू पुटअप किया, a का वैल्यू पुटअप किया, कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे कितना हुआ 10 टू पावर -6, 10 टू पावर -6 प्लस 10 टू पावर -3, कुछ इस तरीके से ये हो गया 10 टू पावर +3 -6 + 3 कितना बचा -3, तो दैट मीन्स फाई की वैल्यू हमें क्या मिली 10 टू पावर -3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो एंगल बेस्ड है। ओके, अ कॉइल ऑफ एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर इज सिचुएटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, बी का वैल्यू पुटअप किया, एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन फिगर। तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली जो एंगल बन रहा है एज यू कैन सी यहाँ पे एरिया वेक्टर के साथ में बन रहा है, कितना बन रहा है 60 डिग्री, तो एंगल की वैल्यू पुटअप करी, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया वुड बी इक्वल टू, मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है एंगल के साथ है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ NBA cos थीटा। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं यहाँ पे नहीं है, तो नंबर ऑफ टर्न्स को 1 पुटअप किया क्योंकि एक सर्कुलर पाथ में ऑफ कोर्स कैलकुलेट करना था। मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी है 4, एरिया वेक्टर कितना है 0.5, कॉस कितना है 60, कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20.5 है, तो कितना बचा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, हमें आंसर क्या मिला 1 वेबर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, तो ये कुछ न्यूमेरिकल थे जो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स पे बेस्ड किए, तो इस पे बेसिकली आपके दो ही फॉर्मूले चले NBA और या फिर NBA cos थीटा। ओके, तो ये हम लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स का टॉपिक कवर किया। अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कंसेप्ट हमने स्टार्टिंग में समझा था, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब है कि यहाँ पे कुछ तो इंड्यूस हो रहा है। अब सबसे पहले इस इंड्यूस वर्ड को समझते हैं कि ये इंड्यूस वर्ड क्या होता है। देखो, एक तो आपने सर्किट में बैटरी लगाई, ओके, एंड ऑटोमेटिकली क्या होता है उसमें करंट फ्लो होने लगती है, बट आप कुछ सर्किट में अप्लाई कर रहे हो, मान लीजिए आपने सर्किट में वोल्टेज अप्लाई किया एंड उसी से ही क्या हो रहा है वंस अगेन एक और वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इंड्यूस होना। ओके, इन दिस कंसेप्ट, या फिर आप दूसरे सर्किट के थ्रू भी वोल्टेज और करंट को इंड्यूस कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो, कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे हमने क्या लिया था एक कॉइल ली थी, ओके, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, अब हम क्या करते हैं इस बार मैग्नेट को इसके पास में लेके जा रहे हैं, तो यू कैन सी कि इस बार मैग्नेट के थ्रू सर्किट में क्या होता है करंट फ्लो होने लगती है। ओके, अब होता क्या है कुछ इस तरीके से, मान लीजिए मैं यहाँ पे बार मैग्नेट भी नहीं लेती हूँ, सबसे पहले हम इस कॉइल का कंसेप्ट ही समझते हैं कि कॉइल काम किस तरीके से करती है। प्रैक्टिकली एग्जांपल लेते हैं इसका, बहुत ध्यान से देखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए मैंने इस सर्किट में एक बैटरी लगा दी, ठीक है, चलो ये तो मैग्नेट का एग्जाम्पल है, हम मैग्नेटिक बैटरी के थ्रू ही यहाँ पे वोल्टेज को इंड्यूस करते हैं, और इधर बैटरी के साथ में एक कॉइल लगा दी। अब बैटरी के साथ कॉइल लगाने में होगा क्या, बैटरी से मान लीजिए मैंने 7 वोल्ट अप्लाई किया, ये 7 वोल्ट अप्लाई करने पे इस सर्किट में क्या है करंट फ्लो होगी। अब जैसे इस सर्किट में यहाँ पे करंट फ्लो हुई, करंट की डायरेक्शन क्या होती है चेंज होती है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है चेंज होती है, तो द फर्स्ट पॉइंट इज कि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो रही है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस। अब इस करंट की डायरेक्शन के चेंज होने से क्या होगा, इस सर्किट में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब ये ईएमएफ क्या करता है, उसी का ही अपोज करता है जहां से ये प्रोड्यूस हुआ है। ओके, ये आगे मैं लेंज लॉ पे लेके आ गई आपको, बट द कंसेप्ट यू शुड नो, मतलब जिस वोल्टेज से ये प्रोड्यूस हुआ है, इसको 7 वोल्ट से प्रोड्यूस हुआ, ओके, तो यहाँ पे जो ईएमएफ है वो कितना प्रोड्यूस होगा -7 वोल्ट। जिस वोल्टेज ने इसे प्रोड्यूस किया है उसी का ही अपोजिशन ये करने लगता है। ओके,
एकदम उसी के इक्वल है, 7 वोल्टेज ही है, बट डायरेक्शन क्या हो गई, नेगेटिव। तो ये कॉइल का कंसेप्ट है कि कॉइल किस तरीके से काम करता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने क्या इंड्यूस किया है, बार मैग्नेट के थ्रू। यहाँ पे जो हमने ईएमएफ इंड्यूस किया है ना, ये जो इंड्यूस ईएमएफ मिला है हमें यहाँ पे, ये कॉइल के थ्रू मिला है, ठीक है, जिसमें हमने बैटरी लगाई है। बट मान लीजिए मैग्नेट के थ्रू प्रोड्यूस करना है, तो ऑफ कोर्स मैग्नेट की डायरेक्शन को हमने चेंज किया, बार बार आगे पीछे किया, तो इस कॉइल में क्या होता है, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होने लगता है, ठीक है। बट इससे पहले मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन होना चाहिए। अब ये तो मैग्नेट के थ्रू किया है, बट हम यहाँ पे किसके थ्रू कर सकते हैं, एक सर्किट के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 सर्किट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इस एक सर्किट में हम क्या करेंगे, करंट को फ्लो करवाएंगे, एंड दूसरे सर्किट में ऑटोमेटिकली करंट फ्लो होने लगेगी। क्यों फ्लो होने लगेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन हुआ, जिससे हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड से ये जो सेकंड वाली बैटरी है, इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होने लगता है, ठीक है। सेकंड वाली कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होने लगता है, ओके। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ करंट प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ वोल्टेज प्रोडक्शन ड्यू टू चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड। हमने क्या किया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज करी, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से हमें एक इंड्यूस्ड वोल्टेज मिलता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलने से हमें क्या मिलती है, इंड्यूस्ड करंट मिलती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आई होप सो ये आपको इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे बिल्कुल दिमाग में। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, जिसके थ्रू हम ये वोल्टेज इंड्यूस कर रहे हैं, ये डिपेंड किस पे करता है, जो ये इंड्यूस वोल्टेज हमने प्रोड्यूस किया है, ये किस पे डिपेंड करता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि ये नंबर ऑफ कॉइल्स पे डिपेंडेंट होता है। देखो, जितनी नंबर ऑफ कॉइल्स होंगी, जितनी ज्यादा आप कॉइल्स लगाओगे, उतना ज्यादा क्या होगा, वेरिएशन होगा, उतना ज्यादा करंट की डायरेक्शन में वेरिएशन होगा, उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और उतनी ही ज्यादा हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता है। तो जो ये इंड्यूस्ड वोल्टेज है, ये किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कॉइल्स पे डिपेंडेंट होता है। बट अगर हम नंबर ऑफ कॉइल्स को इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन कर सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन करके भी क्या मिल सकता है, हमें वोल्टेज ज्यादा मिल सकता है, ओके। तो 2 चीजों पे डिपेंडेंट है ये हमारा वोल्टेज, एक तो नंबर ऑफ कॉइल्स पे और मैग्नेटिक फील्ड पे, ओके। अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फॉर्मूला में। ओनली सिंगल फॉर्मूला इज देयर, एंड डी फाई अपॉन डी टी, ओके। अब देखो, आगे आप फाई की वैल्यू पुटअप कर सकते हो, ए डॉट बी, बट द बेसिक फॉर्मूला इज सेम, ओके। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला आया। अब देखो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ही कंसेप्ट में हमें 2 लॉज की स्टडी करनी है, फैराडे लॉ और लेंज लॉ। फैराडे के 2 लॉ है, लेंज का 1 लॉ है, तीनों को देखते हैं। तो सबसे पहले फैराडे का फर्स्ट लॉ देखते हैं। फैराडे ने क्या बोला, कभी भी किसी भी सर्किट में, क्लोज सर्किट में, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहां पे क्या मिलता है, हमें ईएमएफ मिलता है। इसका कंसेप्ट हम समझ चुके हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जस्ट एग्जांपल, सेम एग्जांपल लेते हैं, एक कॉइल ली थी, और इस कॉइल के पास में आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हो, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से क्या हुआ, यहाँ पे इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो ये फैराडे का फर्स्ट लॉ था। Whenever there is a change of magnetic flux in a closed circuit, and induced EMF is produced in the circuit। तो ये तो फैराडे का फर्स्ट लॉ था। बट फैराडे ने अपने सेकंड लॉ में क्या बोला कि ठीक है, दैट इज फाइन, कि जो ये ईएमएफ है, ये जो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है, ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फ्लक्स के, ये प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फ्लक्स के। बट उसने अपने सेकंड लॉ में बताया कि ये कितना प्रोपोर्शनल है, किस अमाउंट में प्रोपोर्शनल है। तो ये इसने बोला कि जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रोपोर्शनल है। रेट का मतलब ही क्या होता है, टाइम। जहां पे रेट है उसका मतलब क्या है, टाइम है। तो दैट मीन्स उसने सेकंड लॉ में उसकी क्वांटिटी बता दी, उसने का मैग्नीट्यूड बता दिया, बाय यू कैन फाइंड द रिजल्ट। यहाँ पे रिजल्ट तो नहीं मिल रहा मुझे, केवल पता है कि हाँ, मैं ईएमएफ इंक्रीज करूंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज हो जाएगा, मैं ईएमएफ डिक्रीज करूंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज हो जाएगा। बस किस अमाउंट में डिक्रीज होगा, तो दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके। तो ये उसने अपने सेकंड लॉ में बताया था। इफ देयर इज नंबर ऑफ टर्न्स, तो हम क्या करते हैं, n का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आगे चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पे, लेंज लॉ पे।
तो देखो लेंज लॉ ने क्या किया था, फैराडे के ये दोनों कंसेप्ट को ही आगे बढ़ाया। फैराडे के फर्स्ट लॉ से हमें ये पता चला कि जो ईएमएफ है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके सेकंड लॉ से हमें ये पता चला कि वो किस अमाउंट में प्रोपोर्शनल है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है ईएमएफ। बट थर्ड लॉ से हमें डायरेक्शन मिली। ओके, थर्ड लॉ से हमें डायरेक्शन मिली। थर्ड लॉ में जो लेंज लॉ ने हमें ये बताया कि ये उसी का अपोज करता है जहां से ये प्रोड्यूस हुआ है। इट जस्ट एग्जांपल हमने अभी लिया था कि ये कॉइल लगाई, ये बैटरी लगाई, अब ये 7 वोल्ट से यहाँ पे 7 वोल्ट किया, यहाँ पे कॉइल लगाई है तो करंट की डायरेक्शन चेंज हुई। करंट की डायरेक्शन चेंज होने से हमें क्या मिला, यहाँ पे एक इंड्यूस ईएमएफ मिला। ओके, अब देखो जिसने इसे प्रोड्यूस किया था ये 7 वोल्ट से प्रोड्यूस हुआ है। ये जो ईएमएफ है ये किससे प्रोड्यूस हुआ है, 7 वोल्ट से। अभी इसी का अपोज करेगा तो यहाँ पे अपोजिशन में -7 वोल्ट आ जाएगा। तो ये लेंज ने एक्सप्लेन किया था। अब उसने एक्सपेरिमेंट में एक छोटा सा एग्जांपल लिया था कॉइल का। तो देखो यहाँ पे 3 सर्कुलर कॉइल है। अगर यहाँ पे आप मैग्नेट लेके आते हो, कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो ऑफकोर्स करंट 0 मिलेगी। बट जैसे ही आपने मैग्नेट की पोजीशन को चेंज करना स्टार्ट किया, इस सर्किट में करंट फ्लो हो जाती है। बट करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये लेंज ने अपने कंसेप्ट से बताया कि मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको इस साइड लेके आ रही हूँ, ओके, नीचे की साइड में, किसके पास में, कॉइल के पास में, तो इसकी डायरेक्शन इसी का ही अपोज करेगी। यहाँ पे एन पोल है तो ये कुछ इस तरीके से, देखो इसकी डायरेक्शन आ गई। यहाँ पे यू कैन सी की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। अब इस एरो को ही मैं एन फॉर्म में लिख सकती हूँ, किस तरीके से, देखिए कुछ इस तरीके से, एक नीचे एक ऊपर। तो जिसने प्रोड्यूस किया उसी को इसने अपोज किया। इन द सेम वे यहाँ पे आते हैं तो देखो यहाँ पे हम इसको कॉइल की अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। अब जैसे ही कॉइल के अपोजिट डायरेक्शन में गया तो यहाँ पे जो करंट है वो किस डायरेक्शन में मिली, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसकी डायरेक्शन से यू कैन सी कि मैं इसको एस की फॉर्म में सेट कर देती हूँ। तो देखिए एन और एस दोनों की दोनों अपोजिट है, तो ये क्या कर रहा है, वंस अगेन अपोज कर रहा है। ओके, अब हम आते हैं बेसिक फॉर्मूलाज पे एंड देन फटाफट हम इसके न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। तो फाई का फॉर्मूला, सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बी डॉट ए कॉस थीटा, ये हमने स्टार्टिंग में देखा था। ई इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये भी हमने पढ़ा। बट अगर आपको इंड्यूस्ड करंट कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या करोगे, पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करोगे डी फाई बाई डी टी। और अगर इंड्यूस्ड आपको करंट कैलकुलेट करनी है तो आपको क्वेश्चन में रेजिस्टेंस 110% गिवन होगा। आई का फॉर्मूला पुटअप कर दो ई अपॉन आर। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल। ओके, अब हम आते हैं मैक्सिमम ईएमएफ अगर ट्रांसलेशन मोशन है। अब अगर आपको क्वेश्चन में नहीं समझ आए तो जहां पे भी लेंथ और वेलोसिटी का रिलेशन है, जहां पे लेंथ गिवन है, जहां पे वेलोसिटी गिवन है, तो दैट मींस दैट इज द ट्रांसलेशन मोशन। ओके, और यहाँ पे ईएमएफ और जो वेलोसिटी है उसमें क्या रिलेशन होगा, बी एल बी। ओके, अगर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला क्या हो गया, ई अपॉन बी एल। लेंथ कैलकुलेट करनी है तो उस अकॉर्डिंगली यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। ओके, तो देखो ये एक्चुअली इसका डेरिवेशन है आपकी टेक्स्ट बुक में, बट अभी उसको करके कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि फॉर द एग्जाम्स आपको केवल इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, तो या तो अगर आपको यहाँ पे फ्लक्स गिवन है तो आप यूज करो डी फाई बाई डी टी। अगर फ्लक्स गिवन नहीं है, वेलोसिटी गिवन है, लेंथ गिवन है, तो आप यूज करो बी एल बी। इन द सेम वे ये तो ट्रांसलेशन मोशन के लिए था, बट अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला हो जाएगा E इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो ये ट्रांसलेशन मोशन के लिए है और ये एंगुलर मोशन के लिए है, दोनों की दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल। ओके, हमें यहाँ पे करंट गिवन है, द करंट इंड्यूस्ड इन 100 ओम कॉइल, तो मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 100 ओम। When the magnetic flux decreases from 1 weber to 0.1 weber, यहाँ पे फ्लक्स किस अमाउंट में डिक्रीज हो रहा है, 1 weber to 0.1 weber, एंड टाइम कितना है 0.1 सेकेंड। हमें कैलकुलेट क्या करना है, करंट कैलकुलेट करनी है। करंट कैलकुलेट करने के लिए आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना होगा। ईएमएफ क्या होता है, डी फाई अपॉन डी टी। ओके, फाई डी बाई डी टी का मतलब ही क्या है, वेरिएशन। अब यहाँ पे कितना वेरिएशन हो रहा है, 1 to 0.1, तो हमने माइनस कर दिया 1 माइनस 0.1। टाइम कितना है 0.1, 1 माइनस 0.1 कितना हुआ 0.9, नीचे क्या आ गया 0.1। तो हमें ईएमएफ कितना मिल गया, यहाँ से डॉट कैंसिल हुआ, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हुआ 9 वोल्ट।
तो ये तो मिल गई हमें ईएमएफ की वैल्यू 9 वोल्ट। अब करंट क्या होता है, ई अपॉन आर। ई कितना है 9 वोल्ट, अभी सॉल्व किया। रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम, 100 ओम पुटअप किया, हमें आंसर कितना मिल गया 0.09 एम्पियर। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था जो फ्लक्स पे बेस्ड था एंड ईएमएफ पे बेस्ड था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे गिवन है इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इन अ सर्किट इज 40 स्क्वायर माइनस 40 प्लस 1। ओके, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज 10 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है। एट t इक्वल टू 1/2 सेकेंड द इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट इज। ओके, तो हमें हाफ सेकेंड में इंड्यूस करंट कैलकुलेट करनी है। इंड्यूस करंट कैलकुलेट करने के लिए आपको इंड्यूस वोल्टेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ई का फॉर्मूला क्या होता है डी फाई अपॉन डी टी। तो हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डी फाई बाई डी टी को सॉल्व करते हैं। फाई की वैल्यू है 40 स्क्वायर माइनस 40 प्लस 1। तो 40 स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1, फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो एन की वैल्यू क्या है 2, हमें कितना मिला 80। इन द सेम वे 40 का डिफ्रेंशिएशन किया एन एक्स एन माइनस 1 से, तो हमें क्या मिला 4 मिला। एंड ये प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये तो हमें इसका 40 स्क्वायर माइनस 40 प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन मिला। अब हमें किस टाइम पे कैलकुलेट करना है, हाफ सेकेंड में कैलकुलेट करना है। तो t की वैल्यू पुटअप करी 1/2। ओके, यहाँ पे t की वैल्यू पुटअप करी 1/2, 2 4 8, 4 माइनस 4 0। तो बेसिकली जो यहाँ पे हमें फ्लक्स मिल रहा है कितना मिल रहा है, यहाँ पे डी फाई अपॉन डी टी कितना मिल रहा है 0 मिल रहा है। डी फाई अपॉन डी टी 0 है तो मीन्स ई कितना हुआ 0 हुआ, वोल्टेज कितना हुआ 0 हुआ। अब वोल्टेज 0 है तो करंट भी क्या हो गई 0 हो गई। तो दैट मीन्स 0 एम्पियर इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ गिवन वायर इज बेंट इनटू सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो देखिए फर्स्ट लाइन में गिवन है कि कोई वायर है, उसको हमने क्या किया सर्कुलर लूप में बेंड कर दिया जिसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर है। ओके, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जो कितनी है 1 टेस्ला है। ओके, विद इन 0.1 सेकेंड। अब यहाँ पे कोई टाइम डिफरेंस टाइम ड्यूरेशन लिया, टाइम ड्यूरेशन कितना है 0.1 सेकेंड है। अब इस 0.1 सेकेंड में क्या हुआ, लूप को हमने किस में चेंज किया, द लूप इज चेंज टू अ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दैट मीन्स ये आपको एरिया गिवन है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट मीन्स एरिया गिवन है। अगर ये 100 सेंटीमीटर होता तो ये क्या होता एक साइड होती। ओके, स्क्वायर की साइड होती, बट यहाँ पे क्या है टोटल एरिया है। एंड द फील्ड इंक्रीजेस टू 1.8 टेस्ला। जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें कितनी है 1.8 टेस्ला है। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ओके, तो देखिए क्वेश्चन ये क्या है कि सबसे पहले कोई वायर था, ठीक है, जिसको हमने सर्कुलर पाथ में सर्कुलर लूप में बैंड कर दिया जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 1 टेस्ला। 0.1 सेकेंड के अंदर हम क्या कर देते हैं उसका एरिया चेंज कर देते हैं, उसको स्क्वायर लूप में चेंज कर देते हैं जिसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है 1.8 टेस्ला। इस केस में हमें क्या कैलकुलेट करना है ईएमएफ को कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे फाई अपॉन टी से तो नहीं कर सकते क्योंकि चेंज हो रहा है, तो हम कैसे करेंगे फाई टू माइनस फाई वन। किससे सॉल्व करेंगे फाई टू माइनस फाई वन, और हमें इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। इसे पहले फाई टू को सॉल्व करेंगे फिर फाई वन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे फाई टू को सॉल्व करते हैं, ठीक है, फाई टू को सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला इज सेम ए डॉट बी। तो दिस इज द फाई टू। ओके, अब यहाँ पे एरिया कितना गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया 10 टू पावर माइनस 4 का। ओके, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो 10 टू पावर माइनस 2 और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो कितना हुआ 10 टू पावर माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना मिला 10 टू पावर माइनस 4। मैग्नेटिक फील्ड कितना है 1.8 टेस्ला। ये हमने सॉल्व किया फाई टू। इन द सेम वे हमें क्या सॉल्व करना है, अब फाई वन सॉल्व करना है। तो फाई वन का फॉर्मूला भी क्या होगा ए डॉट बी। एरिया कितना है, एरिया गिवन नहीं है, रेडियस गिवन है, तो इसको सॉल्व करेंगे पाई आर स्क्वायर से। ओके, पाई की वैल्यू पुटअप करोगे 22/7
और 3.17, आर की वैल्यू कितनी पुटअप करोगे, तो देखो 7 सेंटीमीटर है, तो ये पाई एज इट इज लिखा एक बार मैंने, और ये 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया 10 टू पावर -2, एंड ये इसका हो गया स्क्वायर। तो कितना हुआ, 7 7 जा 49 इंटू 10 टू पावर -4 पाई। ओके, तो ये कुछ मिला हमें 5 ये हमने एरिया सॉल्व किया, बट बी को मल्टीप्लाई नहीं किया है ना अभी तक। बी कितना है, 1 टेस्ला है, तो डायरेक्टली यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इनकी वैल्यूज पुटअप करते हैं, तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या लेंगे, 5 - 5 डिवाइडेड बाई टी। 5 1.8 इंटू 100 इंटू 10 टू पावर -4 माइनस 5 कितना है, 1 इंटू पाई 22/7 49 इंटू 10 टू पावर -4। ए डॉट बी है, तो जो बी है कितना है, 1 टेस्ला है, और एरिया के लिए क्या लिख दिया, पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया 5 से, इसको सॉल्व किया 5 से, एंड द फॉर्मूला इज सेम। ओके, वैल्यूज पुटअप करते हैं इसके अंदर, टाइम से डिवाइड किया, टाइम कितना है 0.1 सेकेंड। अब क्या करेंगे, 10 टू पावर -4 को कॉमन ले लेंगे, 1.8 इंटू 100 तो कितना हुआ 180, यहाँ पे सॉल्व किया 7 7 जा 49, 22 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हुआ 154। ओके, इसको माइनस करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, तो हमें ये गया ऊपर, कैंसिल आउट हुआ, कितना मिला 26 मिलीवोल्ट, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड एल एंड द रेजिस्टेंस आर मूव्स इन इट्स प्लेन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू वन ऑफ इट्स साइड। ओके, एक कंडक्टिंग स्क्वायर लूप है, ओके, जिसकी जो साइड है एल है और रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, किस तरीके से वो मूव कर रहा है, v वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर टू वन ऑफ इट्स साइड, दैट इज टोटली फाइन। अब मैग्नेटिक इंडक्शन b इज कांस्टेंट इन टाइम एंड स्पेस pointing perpendicular and into the plane of the loop exist everywhere. The current induced the loop is, अब बच्चे क्या करेंगे, नॉर्मल इतनी लंबी चौड़ी लैंग्वेज पढ़ के ही इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, बट ऐसा नहीं करना, क्योंकि देखो यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, कांस्टेंट है। अब जब मैग्नेटिक इंडक्शन कांस्टेंट है तो यहाँ पे कोई करंट प्रोड्यूस होगी क्या, द फर्स्ट कंडीशन भी रेड इट। ओके, जो फर्स्ट कंडीशन में ही हमने पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें क्या होनी चाहिए, वेरिएशन होनी चाहिए। अगर उसमें वेरिएशन नहीं हो रहा है तो जो करंट है वो हमें कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ मेटल वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया कितना गिवन है 1.8 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर स्क्वायर, एरिया नोट किया, एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, रो से। क्या होती है ये, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू गिवन है 9 इंटू 10 टू पावर -6 ओम मीटर। ओके, इज बेंड टू अ स्क्वायर लूप, हमने क्या किया, एक मेटल वायर को स्क्वायर लूप में कन्वर्ट किया, एंड मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, कितनी गिवन है, 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द लूप so that the current of 3 milliampere passes through it. Okay, and current कितनी है 3 milliampere, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, इस लूप में जो करंट की स्पीड है उसे कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे सारा डेटा गिवन है, ऑफ कोर्स रेजिस्टिविटी भी गिवन है, एरिया भी गिवन है, बट हमें तो केवल एक ही फॉर्मूला पता है। या तो हम एक फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं, E इक्वल टू d∅/dt, या फिर यूज करेंगे E इक्वल टू VLV। तो दैट इज लुकिंग इजी, VLV, क्योंकि हमारे पास B है और हमें कैलकुलेट ही क्या करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो हम इस फॉर्मूले के यूज करते हैं, E इक्वल टू VLV, हमें कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितनी हो गई यहाँ से E/VL। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास B की वैल्यू है, बट हमारे पास लेंथ नहीं है। ओके, हमारे पास यहाँ पे सर्कुलर लूप की लेंथ नहीं है, तो आगे कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पे E/VL है, हम क्या करते हैं, BL सेम लिया, E का वैल्यू पुटअप किया, क्योंकि ऑफकोर्स हमारे पास यहाँ पे EMF भी नहीं है, वोल्टेज भी नहीं है, तो वोल्टेज को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, करंट में चेंज करना पड़ेगा। वी नो वेरी वेल E इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, V इक्वल टू IR है, तो ऑफकोर्स E भी क्या हुआ, I इंटू R हुआ, तो V की वैल्यू पुटअप कर दी यहाँ पे IR/VL। तो अब हमारे पास B की वैल्यू होगी, B की वैल्यू V है, करंट की वैल्यू आई है 3 मिली एम्पियर। ओके, बट R/L, अब इसका क्या करें,
तो देखो आर नहीं है, बट जैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी गिवन हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस गिवन हो, तो यू नो वेरी वेल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इलेक्ट्रिक करंट वाले हम चैप्टर में हमने पढ़ा है, तो आर की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर दी रो एल अपॉन ए। ओके, तो देखो एल से एल कैंसिल आउट हुआ, मुझे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या मिला, आई रो अपॉन ए बी। अब मेरे पास करंट की वैल्यू है 3 मिली एम्पियर, मैंने पुटअप कर दी। ओके, मेरे पास रो की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, पुटअप करी। ए की वैल्यू है, एरिया की वैल्यू है 1.8 इंटू 10 टू पावर 7 माइनस 7, पुटअप किया। मैग्नेटिक इंडक्शन है 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है, सबसे पहले पॉइंट्स को। एंड यहाँ से क्या मिला, 9 3 27, 18 2 36। आप सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा, 0.075 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन 75 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन करना है, एक बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अ कॉइल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, एक कॉइल है जिसकी रेडियस गिवन है कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और आई कैन राइट 10 टू पावर माइनस 2 मीटर एंड 100 टर्न्स इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 100 है, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 टू पावर 6 गॉस। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड है कितनी है, 10 टू पावर 6 है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 10 टू पावर माइनस 6 है। तो देखो ये गॉस में गिवन है, बट ऐसा यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है। और 1 गॉस किसके इक्वल होता है, 10 टू पावर माइनस टेस्ला के, ये याद होना चाहिए। 1 गॉस इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 4 टेस्ला। ओके, तो यहाँ पे आप गॉस को टेस्ला में चेंज करोगे। ओके, एंड यहाँ पे आगे गिवन है सच दैट इट्स प्लेन मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द फील्ड। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन से ही समझ आ जाना चाहिए कि जो एंगल बन रहा है, सच दैट इट्स प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द फील्ड। ओके, जो ये कॉइल है ये कितना एंगल बना रही है, ये फील्ड के साथ एंगल बना रही है 30 डिग्री का। बट आपको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, आपको एरिया वेक्टर के साथ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 90 माइनस 30, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, एरिया के साथ इसका एंगल मिल जाएगा। अभी किसके साथ गिवन है, फील्ड के साथ गिवन है, आपको किसके साथ चाहिए, एरिया के साथ चाहिए। तो क्या हो गया, 90 माइनस 30 कितना हुआ, 60 डिग्री। ओके, तो जैसे ही आपको ये गिवन हो ना कि फील्ड के साथ एंगल है, कुछ इस तरीके से, अगर ये फील्ड के साथ एंगल बना रही है तो कुछ इस तरीके से बना रही है। ओके, और हमें किसके साथ चाहिए, एरिया के साथ चाहिए, तो हमें ये थीटा चाहिए। ओके, तो हमने किया 90 माइनस 30 कितना हुआ, 60 डिग्री। अब फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या है, फाई इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, 100, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 10 टू पावर 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। एरिया कैलकुलेट करना है, तो कॉइल है, सर्कुलर लूप में है, एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू पुटअप करी 22/7। ओके, एरिया कितना है, 10 टू पावर माइनस 4, रेडियस कितनी है, आई एम सो सॉरी, 10 टू पावर माइनस 4, 10 टू पावर माइनस 2, तो आर स्क्वायर कितना हुआ, 10 टू पावर माइनस 2, व्हाट आई मीन 10 टू पावर माइनस 2 टू 10 टू पावर माइनस 2। ओके, कॉस कितना है, 60 है, यहाँ पे कॉस 60 कितना हो जाएगा, 1/2। अगर आप देखोगे तो ये 6 यहाँ पे कितना है, -4 है, +2, -2 से कैंसिल आउट हुआ, ये 100 इससे कैंसिल आउट हुआ, तो हमें क्या मिला, केवल 22/7, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ये कैंसिल आउट करोगे तो 2 11 22, एंड इसको आप कैंसिल आउट करोगे, बट यहाँ पे जो आंसर है वो पाई की फॉर्म में दे रखा है। ओके, तो इससे आंसर नहीं मिल रहा, तो ये जो 22/7 है इसे हम पाई लेके चलते हैं, तो ये कितना हुआ, 0.5 पाई। यहाँ पे पाई रख देते तो ज्यादा बेटर रहता, आगे चेंज ही नहीं करना पड़ता। ओके, तो इन दिस वे वी कैन डू द न्यूमेरिकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर ट्रांसलेटिंग एट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो रॉड की लेंथ है कितनी है, 1 मीटर गिवन है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है, मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with its length in uniform magnetic field of strength 0.5 टेस्ला। ओके, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 0.5 टेस्ला है, as shown in figure the EMF induced in the rod। तो देखो EMF का फॉर्मूला भी नो, यहाँ पे लेंथ है, वेलोसिटी है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, BLV, बट एंगल भी है तो क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, BLV cos थीटा। बट अगेन अगर इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे जो फिगर गिवन है
आपको जो एंगल बनाया है किसके साथ बनाया है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ बनाया है। हमें किसके साथ चाहिए, एरिया वेक्टर के साथ चाहिए। ओके, तो हम थीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, 90 माइनस 30, तो हमें कितना मिल जाएगा 60 डिग्री। तो अगेन cos 60 1/2, 0.5 इंटू 10 कितना मिला 5, एंड इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आंसर मिला 2.54। ओके, तो प्लीज इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में एंगल का ध्यान आपको अच्छे से रखना है, बाकी फॉर्मूला तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड when a magnet is plugged into the coil, the strength of the induced EMF is independent of। तो जो EMF है वो किस पे डिपेंडेंट नहीं होता है, the strength of the magnet of course इस पे डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंडेंट होता है, स्पीड पे भी डिपेंडेंट होता है। तो देखो ई का फॉर्मूला यही होता है ना, डी फाई अपॉन डी टी, और वी कैन राइट एन डी फाई अपॉन डी टी, या फिर यूज करते हैं बी एल वी। ओके, तो स्पीड पे भी डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंडेंट है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे भी डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट नहीं है, रेजिस्टिविटी पे। दैट मींस सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट इज केप्ट अलोंग इट्स द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। ओके, एक सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट लिया और उसे किसके एक्सिस के अलोंग रखा, सर्कुलर कॉइल की एक्सिस के अलोंग रखा। इफ द मैग्नेट इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस, तो देखो जो मैग्नेट रोटेट कर रहा है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। एक तो जो हमने सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट लिया, ठीक है, उसे सर्कुलर कॉइल की एक्सिस पे रखा, और जो मैग्नेट है वो भी अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। तो जब मैग्नेट की पोजीशन ही चेंज नहीं होगी तो सर्किट में क्या कोई करंट प्रोड्यूस होगी या ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, नहीं होगा। तो ऑप्शन इज ओनली अ करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल। नो, मैग्नेट केवल अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। ओनली ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन दिस सर्किट, नो। And EMF and current both will be induced, no, neither EMF nor current will be induced in this circuit, क्योंकि जो मैग्नेट है वो केवल अपनी एक्सिस पे ही रोटेट हो रहा है। और देखो सिलेंड्रिकल बार भी उसी की एक्सिस पे है। ओके, जो कॉइल है सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट के साथ, जो सर्कुलर कॉइल है वो भी उसी की एक्सिस पे ही है, तो कोई मीनिंग ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज नहीं हो रही है, तो ऑफकोर्स ईएमएफ और करंट कैसे प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टू डिफरेंट वायर लूप्स आर कंसेंट्रिक एंड लाई इन द सेम प्लेन। ओके, the current in the outer loop is clockwise and increase with time। तो जो आउटर साइड में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, द इंड्यूस करंट इन द इनर लूप। तो देखो जो करंट अंदर की साइड इंड्यूस होगी, ओके, बाहर की साइड ठीक है करंट इंड्यूस हो रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और वो टाइम के साथ इंक्रीज भी हो रही है। अब करंट इंक्रीज हो रही है तो ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन जो अंदर वाला वायर है उसमें भी करंट प्रोड्यूस होगी, बट ये जहां से प्रोड्यूस हुई है ये उसी का ही अपोज करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। तो ऑप्शन इज क्लॉकवाइज, नॉट, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, इज जीरो, नो, इज काउंटर क्लॉकवाइज। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज राइट। ये जहां से प्रोड्यूस हुई है उसी का ही अपोज करेगी, तो दैट मीन्स इसका अपोजिट हुआ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्क्वायर लूप ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। अब देखो एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड कितना है 20 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो मैं इसे एरिया कंसीडर करती, बट अभी मुझे क्या गिवन है, लेंथ गिवन है 22 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 100 का डिवाइड किया तो कितना मिला 0.22 मीटर। इज कन्वर्टेड इनटू अ सर्कुलर लूप इन 0.4 सेकेंड। ओके, हमने क्या किया, इसे सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर दिया, कितने सेकेंड में, 0.4 सेकेंड में। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला डायरेक्टेड नॉर्मली टू द लूप। तो जो हम मैग्नेटिक फील्ड है कितना दे रहे हैं, 0.2 टेस्ला दे रहे हैं। इस केस में भी उस केस में भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। देन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप। तो देखो ई का फॉर्मूला वी नो वेरी वेल, कितना होता है, डी फाई अपॉन डी टी। फाई का वैल्यू वी कैन पुट अप ए डॉट बी। अब यहाँ पे बी तो चेंज हो नहीं रहा है तो बी को बाहर निकाला, डी बाई डी टी, एरिया चेंज हो रहा है, क्या हो गया, ए टू माइनस ए वन। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सर्कुलर पाथ के भी एरिया को कैलकुलेट करते हैं और जो यहाँ पे स्क्वायर पाथ में है उसमें भी कन्वर्ट करते हैं। तो देखो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ, स्क्वायर है, लेंथ भी सेम है, ब्रेथ भी सेम है, तो क्या हो गया, एल इंटू बी सेम रहा, तो 0.22 स्क्वायर। ओके, आप इसको सॉल्व करोगे कितना मिलेगा, 0.0484। अब सर्कुलर पाथ का एरिया सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास लेंथ है 22 सेंटीमीटर, हमें रेडियस तो नहीं गिवन है, तो ये रेडियस कैसे सॉल्व करेंगे। तो इन नो के सर्कुलर पाथ में जो लेंथ होती है कितनी होती है,
2 पाई आर। अगर सर्कुलर पाथ की हम लेंथ देखें तो कितनी होती है 2 पाई आर, तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा L अपॉन 2 पाई। आर क्या हो गया L अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पे जो आर है आर स्क्वायर है, आर की जगह हमने पुटअप किया L अपॉन 2 पाई। ये कंसेप्ट को बहुत ध्यान से करना, ये आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करता है। नॉर्मली बच्चे जो रेडियस है उसी की जगह लेंथ पुटअप कर देते हैं और आंसर गलत हो जाता है। ओके, रेडियस कैलकुलेट करनी है और लेंथ गिवन है तो कैसे करोगे L अपॉन 2 पाई से, प्लीज कीप इन माइंड। ओके, तो यहाँ पे हमने L अपॉन 2 पाई पुटअप किया, उसका स्क्वायर किया, आगे पाई आ गया L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, हमें क्या मिला L स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ओके, इस तरीके से वैल्यू मिलती है। लेंथ की वैल्यू पुटअप करोगे 22 मल्टीप्लाई बाय 22 पॉइंट 10 टू पावर -4 से मल्टीप्लाई कर देना, नीचे है 4, पाई की जगह पुटअप करोगे 22/7, कैलकुलेशन करोगे आपको कितना मिलेगा 0.0385। तो कैलकुलेशन पार्ट यू हैव टू डू। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन सॉल्व करूंगी तो ऑफ कोर्स इट विल टेक टू मच टाइम। ओके, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ईएमएफ कैलकुलेट करना है B A2 माइनस A1। B का वैल्यू पुटअप किया, B कितना है यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन 0.2, एरिया का 2 कितना है 0.0385, जिसे हमने सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट किया था। जब स्क्वायर लूप में था तो कितना है 0.0484 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 0.4 सेकेंड। व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट योर आंसर। ओके, अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, एडी करंट पे। तो सबसे पहले इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। एंड आई प्रॉमिस यू कि अगर आपको एडी करंट पे न्यूमेरिकल मिलेगा तो इस टॉपिक से बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि केवल 6 to 7 लाइन की थ्योरी है और उसी में बेस्ड आपके सारे के सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। ओके, तो इन वेरी इजी लैंग्वेज जो एडी करंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं सर्कुलेटिंग करंट। क्या बोलते हैं सर्कुलेटिंग करंट। मतलब क्या है कि आपको ये सर्कुलर लूप में मिलती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब ये देखिए सर्कुलर लूप में करंट किस तरीके से मिलती है। मान लीजिए आपने मैग्नेट लिया और मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन करना स्टार्ट किया। हमने क्या लिया मैग्नेट लिया और मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन करना स्टार्ट किया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एक मेटल की शीट को लेके आते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक मेटल की शीट को लेके आएंगे तो क्या होगा, इस मेटल की शीट में करंट के छोटे छोटे लूप क्रिएट हो जाएंगे और ये करंट के छोटे छोटे लूप क्रिएट हो गए। मतलब इसमें कौन सी करंट इंड्यूस हुई है, इसमें क्या हुई करंट इंड्यूस हुई, और कौन सी करंट इंड्यूस हुई है जिसने इसे प्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड थी, मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन था, तो इस मेटल शीट के अंदर क्या हुआ करंट के लूप प्रोड्यूस हो गए। ओके, जिससे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो गई और ये इसका अपोज करेगी जिसने इसे प्रोड्यूस किया। केवल वही लेंज लॉ वाला कंसेप्ट है। अब ये देखिए जो करंट के लूप प्रोड्यूस हो रहे हैं ये क्या करते हैं, इससे सर्किट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कैसे प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये यहाँ पे हीट प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। और हीट प्रोड्यूस करने से ऑफकोर्स सर्किट में लॉसेज होते हैं, जिससे क्या होती है इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। ठीक है, जो सिस्टम है वो बंद हो जाता है। कैसे बंद हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए जिस 7 वोल्ट ने इसे प्रोड्यूस किया है तो ये उसी के अपोजिशन में -7 वोल्ट प्रोड्यूस कर देगा, तो आपका सर्किट बंद। तो ये प्रॉब्लम होती है एडी करंट के साथ। ओके, ये जो सर्कुलर लूप बन रहे हैं, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ से इंड्यूस करंट बन रही है, सर्कुलर लूप में बन रही है, तो ये उसी का ही अपोज कर देगी जिसने इसे प्रोड्यूस किया है, और ये जो सर्किट है ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो देखिए आपने जनरेटर में भी देखा होगा, जब भी हम इस तरीके से कोई मेटल की शीट इन दोनों के बीच में लेके आते हैं ना, तो उसको सबसे पहले लैमिनेट करते हैं। याद करो 10th क्लास में जो एसी जनरेटर पढ़ा था, उसे क्या किया था, मेटल कोर को लैमिनेट किया था। क्यों लैमिनेट किया था, केवल इसीलिए किया था कि वहां पे एडी करंट प्रोड्यूस नहीं हो। ओके, एडी क्यों बोलते हैं इसे, सर्कुलेटिंग करंट को, क्योंकि पानी में भी जिस तरीके से एडी की शेप पड़ती है ना, केवल उसी तरीके से आपको मिलती है, तो इसीलिए। ओके, अब देखिए अगर हमें सिस्टम में एडी करंट नहीं चाहिए, अगर आपको सिस्टम में एडी करंट नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे, या तो मेटल की शीट में आप छोटे छोटे से ब्लॉक बना दो, ठीक है, इस तरीके से डॉट्स बना दो। इससे क्या होगा, करंट को पाथ नहीं मिलेगा, वो सर्कुलर लूप नहीं बना पाएगी। या फिर हम उसे क्या करते हैं, लैमिनेट कर देते हैं। बस आपको ये थ्योरेटिकल याद रखना है, या फिर हम इसे क्या करेंगे, लैमिनेट कर देंगे।
तो अगर आपको एडी करंट नहीं चाहिए तो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अब जो एमसीक्यूज आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, सबसे पहले आपको एडी करंट की डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। कैसे प्रोड्यूस होती है, इंड्यूस्ड करंट है जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं या जहां पे मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन हो रहा है वहां पे मेटल की शीट को लेके आते हैं तो वहां पे एडी करंट प्रोड्यूस हो जाती है। द वन थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे फौकाल्ट करंट भी बोलते हैं। ओके अब इसे फौकाल्ट करंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसके बारे में स्टडी करी थी उसका नाम था फौकाल्ट। ओके और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, इसीलिए एडी करंट का नाम फौकाल्ट साइंटिस्ट के नाम पे रखा और इसे हम क्या बोलते हैं, फौकाल्ट करंट भी बोलते हैं। ओके तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आगे के पॉइंट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए। बट क्या एडी करंट की कोई एप्लीकेशन भी है, क्योंकि नॉर्मली इसमें बेस्ड आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, आपको 4-5 एप्लीकेशन गिवन होगी एंड यू हैव टू चूज विच हैव टू यूज इन द एडी करंट कंसेप्ट और कौन सा हमें नहीं यूज करना है। तो देखिए इसको यूज कहाँ करते हैं, मान लीजिए आपको ट्रेन में ब्रेक लगाना है, तो ऐसा क्या हुआ ब्रेक लगाते ही कि ट्रेन रुक गई, ऐसा क्या हुआ आपने ब्रेक लगाया और ट्रेन रुक गई। तो देखो होता क्या है, जैसे ही आप ब्रेक लगाते हो ये सीधे ट्रेन के व्हील्स पे जाता है और यहाँ पे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होती है इंड्यूस डीएमएफ के थ्रू, जिससे क्या होगा ये करंट है उसी का ही अपोज करेगी और एकदम से यहाँ पे जो ब्रेक लग जाती है ट्रेन में स्टॉप हो जाती है। इन द सेम वे डेड वेट गैल्वेनोमीटर, ठीक है, डेड वेट गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि आप जैसे ही आपको कोई वैल्यू चाहिए, ओके तो उसमें बहुत सारे ऑसिलेशन होने लगते हैं, बट हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए भी हम क्या इसका यूज करते हैं, एडी करंट के कंसेप्ट का यूज करते हैं ताकि वो जीरो पे आके एकदम से स्टॉप हो जाए। अगर आपने कभी अपने घर के मीटर देखे होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक मीटर देखे होंगे, तो वहां पे भी क्या होता है एक शाइनी सा दिखना एक कंपास नीडल लगी रहती है, ओके वो भी इसी कंसेप्ट पे काम करती है। इंडक्शन से रिलेटेड जितनी डिवाइसेस है, बेसिकली इंडक्शन फर्नेस है, वो भी एडी करंट के जो कंसेप्ट में ही बेस्ड है। स्पीडोमीटर है, ठीक है, आपका कोई भी कार है या फिर आप किसी भी व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हो, तो अगर आपको उसकी स्पीड चेक करनी है स्पीडोमीटर के थ्रू, वहां पे भी एडी करंट का कंसेप्ट यूज आता है। अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं एडी करंट पे बेस। एडी करंट आर ऑल्सो नोन एज, तो जो एडी करंट होती है उसे हम फौकाल्ट करंट भी बोलते हैं, जिसके साइंटिस्ट के नाम पे एडी करंट का कंसेप्ट आया था। Which one of the following device is not based on the eddy current? Induction furnace based on the eddy current, electric brakes इसी पे based होते हैं, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इस पे बेस्ड नहीं होता है, डेड वेट गैल्वेनोमीटर इसी की एप्लीकेशन पे बेस्ड होता है। ओके एडी करंट आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ थिक मेटल प्लेट इज कैप्ड इन अ स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो बेटा हम थिक मेटल प्लेट का तो यूज करते हैं, बट वहां पे मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन होना चाहिए, यहाँ पे क्या है स्टेडी है, तो दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। अ सर्कुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, नो। अ स्टेडी करंट इज पास थ्रू द कॉइल, नो। अ थिक मेटल प्लेट इज कैप्ड इन अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या करते हैं, एक थिक मेटल प्लेट लगते हैं और उसे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। ओके तो इस तरीके से हम एडी करंट को प्रोड्यूस करते हैं। If in a galvanometer the coil is wound on a bad conductor, the eddy current भी, तो देखो एडी करंट प्रोड्यूस कहाँ हो रही है, कंडक्टर पे हो रही है, ठीक है, मेटल सरफेस पे हो रही है। बट अगर कोई भी कॉइल है या कोई भी सिस्टम है वो बैड कंडक्टर है, तो एडी करंट प्रोड्यूस होगी क्या, नहीं होगी। कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट? लक्स मीटर, एक्सपोजोमीटर, गैल्वेनोमीटर, स्पीडोमीटर। तो जो स्पीडोमीटर है ये किस पे बेस्ड है, एडी करंट पे बेस्ड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट? इंडक्शन फर्नेस इसी पे बेस्ड है, एडी करंट पे। स्पीडोमीटर ऑफ कोर्स ये भी इसी पे बेस्ड है। गैल्वेनोमीटर डैम्पिंग रिड्यूस करने के लिए हम इसी का यूज करते हैं। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, तो इसके अंदर एडी करंट का यूज नहीं होता है, दैट मीन्स डी ऑप्शन इज राइट। कोर ऑफ डायनेमो इज लैमिनेटेड, तो देखो जो लैमिनेशन का प्रोसेस ही क्यों होता है, लैमिनेशन का प्रोसेस ही इसलिए करते हैं क्योंकि जो एनर्जी है ना उसका लॉस नहीं हो, ठीक है, और जो एडी करंट प्रोड्यूस हो रही है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो दैट मीन्स डी ऑप्शन इज राइट, लॉस ऑफ एनर्जी इन कोर ड्यू टू एडी करंट डिक्रीजेस।
एडी करंट डू नॉट प्रोड्यूस, हीट तो प्रोड्यूस करती है। लॉस ऑफ एनर्जी, ऑफकोर्स एनर्जी का भी लॉस होता है। स्पार्क प्रोड्यूस नहीं करती, तो दैट मीन सी ऑप्शन इज राइट। डैम्पिंग ऑफ मोशन, मतलब जो मोशन है वो रिड्यूस हो रहा है, ऑफकोर्स, तो ये क्या हुआ, ये भी होगा, तो दैट मीन सी ऑप्शन इज राइट। अ डेड वेट गैल्वेनोमीटर मेक यूज ऑफ, किस लिए यूज होता है, ये कौन सा कंसेप्ट लगता है, सेल्फ इंडक्शन, नो, एडी करंट, यस। इसके अंदर कौन सा कंसेप्ट यूज होता है, एडी करंट का कंसेप्ट यूज होता है। इंडक्शन फर्नेस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ये किस पे बेस्ड है, एडी करंट पे बेस्ड है। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक आई विल सजेस्ट कि ये जो एप्लीकेशन है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे आप लर्न कर लो, क्योंकि अगर आपको एडी करंट पे बेस्ड एमसीक्यूज मिलेंगे तो यहाँ पे इससे बाहर एप्लीकेशन आपको नहीं मिलेगी। ओके, तो ये जो 5 एप्लीकेशन है ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, एज यू सॉ इसी में बेस्ड ही न्यूमेरिकल थे। ओके, अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो देखो बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे करंट और वोल्टेज ही इंड्यूस हो रहा है जिस तरीके से हमने पढ़ा था, बट सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर क्या होता है, हम उसी के अंदर करंट और वोल्टेज इंड्यूस करते हैं जहां से ये प्रोड्यूस हो रहा है। एज यू कैन सी इन द सर्किट, यहाँ पे एक सर्किट है जिसमें क्या है, कॉइल्स लगी है, एक बैटरी लगाई है, की लगाई है। जैसे ही आप इस की को क्लोज करोगे, जिस की को क्लोज करोगे, तो जो ये कॉइल्स होती है इसके अंदर क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होने लगता है। तो कुछ इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करें तो जहां पे ये कॉइल्स है, जिस बैटरी से ये प्रोड्यूस हो रही है, जैसे ये 5 वोल्ट से प्रोड्यूस हुई और हमें यहाँ पे -5 वोल्ट मिला, तो ठीक है, तो दैट इज द सेल्फ इंडक्टेंस। जहां से ये प्रोड्यूस हो रही है, जिस सर्किट के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, सेम उसी सर्किट में ये ईएमएफ को, इंड्यूस ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रही है। ओके, उसी सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। व्हेन एवर अ करंट इन द कॉइल इज चेंज, हमने क्या किया, इस सर्किट में करंट को चेंज किया एंड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द सेम कॉइल, तो जो ईएमएफ है वो इसी कॉइल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। ओके, यहाँ पे हम उसी सर्किट के अंदर ईएमएफ को इंड्यूस कर रहे हैं जहां से ये प्रोड्यूस हुआ है। ओके, अब आते हैं इसके फॉर्मूले पे, सेल्फ इंडक्शन के फॉर्मूले में। तो देखो यहाँ पे भी बेसिकली जो ये फ्लक्स है ये किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस करोगे, जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज करोगे, उतनी ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगी। अब जब हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, फाई इक्वल टू एल आई। तो एल क्या हुआ, फाई अपॉन आई। इन द सेम वे वी कैन राइट फाई की वैल्यू, तो देखो ई क्या होता है, डी फाई अपॉन डी टी, तो डी फाई क्या हो गया, ई डी टी। तो इन दिस वे वी कैन राइट ई डी टी अपॉन आई, और यू कैन राइट ई टी अपॉन आई। कोई भी फॉर्मूला हम अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। अगर अब इसकी डायमेंशन की बात करें तो जो वोल्टेज है, वोल्टेज की डायमेंशन क्या हो जाएगी, वोल्ट। ऑफ कोर्स टाइम की क्या हो गई, सेकंड। करंट की क्या हो गई, एम्पियर। वोल्ट सेकंड पर एम्पियर को ही हम क्या बोलते हैं, हेनरी बोलते हैं। ओके, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इससे बाहर सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस में आपको न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे। द फर्स्ट फॉर्मूला इज E इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। ओके, एल डी आई अपॉन डी टी। ओके, अब देखो ये जो इंडक्टेंस है इसी को आई कैन राइट ई डी टी अपॉन डी आई। ओके, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसका डेरिवेशन आपकी टेक्स्ट बुक में है, बट यहाँ पे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हमें क्या याद करना है, फॉर्मूला याद करना है, बट वो फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय आई। म्यू क्या है, परमिबिलिटी, फ्री स्पेस की परमिबिलिटी। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। ए क्या है, एरिया। एंड आई क्या है, करंट। तो जो एल की वैल्यू है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय आई, डिवाइडेड बाय करंट, और वी कैन राइट एल इक्वल टू 5 अपॉन 9। ओके, कोई भी फॉर्मूला आप इनमें से यूज कर सकती हो। अगर आपको वोल्टेज एंड करंट के बीच में फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो वो इस फॉर्मूले से हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 2 पाई एफ एल अपॉन आर। ये फॉर्मूला आपने एसी सर्किट में भी पढ़ा है, बट ये कई बार इस चैप्टर के अंदर भी आ जाते हैं इसके एमसीक्यूज, तो वो भी आपको आना चाहिए। अब हम आते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। तो देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द सेम, बट यहाँ पे क्या होगा, सेकंड कॉइल के अंदर हम ईएमएफ प्रोड्यूस करेंगे। जैसे आप यू कैन सी ये पहला कॉइल है, फर्स्ट कॉइल के अंदर हम क्या करते हैं, करंट चेंज करते हैं। अब आपने फर्स्ट कॉइल में करंट चेंज करी तो क्या हुई, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई।
उस मैग्नेटिक फील्ड से क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ। अब यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसी से क्या होता है, सेकंड कॉइल में ऑटोमेटिकली ईएमएफ इंड्यूस होने लगता है, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन हो रहा है तो सेकंड कॉइल में ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस होने लगा। तो ये कंसेप्ट है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, ठीक है। वहां पे क्या हो रहा था, सेम सर्किट में हो रहा है, इसमें क्या है, डिफरेंट सर्किट में है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू माइनस एम डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। फाइनली आएगा यहाँ पे डी आई अपॉन डी टी, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ओके। अब हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं। द सेल्फ इंडक्टेंस एसोसिएटेड विद द कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो देखो सेल्फ इंडक्टेंस है वो किन किन चीजों पे डिपेंडेंट करता है, करंट पे, वोल्टेज पे, टाइम पे, बट ये रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं होता है। एज इट इज आप फॉर्मूले से क्रॉस चेक कर सकते हो, ओके। यहाँ पे E इक्वल टू क्या होता है, L डी आई बाई डी टी, तो यहाँ पे इंडक्टेंस क्या हो गया, E डी टी अपॉन डी आई। In this formula you can cross check, okay। Whenever current in a coil is changed, okay, हमने क्या की, करंट चेंज की, and EMF is induced in the same coil, okay। हम जब भी सर्किट के अंदर करंट चेंज कर रहे हैं, कॉइल के अंदर करंट चेंज कर रहे हैं, एक EMF इंड्यूस हो रहा है सेम कॉइल के अंदर, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑफ कोर्स सेल्फ इंडक्शन। अगर यहाँ पे डिफरेंट कॉइल में प्रोड्यूस होता तो ये क्या होता, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ अ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल थ्रू विच अ करंट ऑफ एक्स एम्पियर, तो जो करंट है कितनी है, एक्स एम्पियर है, इस सेटअप इज वाई वेबर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, यहाँ पे वाई वेबर है, फ्लक्स कितना है, वाई वेबर है। देन द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इन द कॉइल इज, हमें क्या कैलकुलेट करना है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है, एल क्या होता है, पाई अपॉन आई। किस फॉर्मूले से आया था, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो क्या मिला, एल आई, एल क्या हुआ, फाई अपॉन आई। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो फाई की वैल्यू क्या है, वाई, करंट की वैल्यू क्या है, एक्स, तो आंसर क्या होगा, वाई। अ कॉइल इज बाउंड ऑन अ फ्रेम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, ओके। हमने एक कॉइल है उसको किस में बाउंड अप किया, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में। इफ द लीनियर डायमेंशन ऑफ द फ्रेम आर डबल and the number of turns per unit length of the coil remain the same, then the self induction increases by a factor of। तो देखो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस देखिए इसके लिए आपको फॉर्मूला होना चाहिए। लीनियर डायमेंशन का फॉर्मूला है, क्या होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल डिवाइडेड बाय आई। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंडक्टेंस, ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब हम यहाँ पे लीनियर डायमेंशन कौन कौन सी है, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया एंड लेंथ। बट क्वेश्चन में गिवन है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स है उनको तो हमने सेम रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स को तो बिल्कुल चेंज नहीं किया। हमने चेंज किसको किया है, एरिया को, सॉरी लीनियर डायमेंशन को। तो लीनियर डायमेंशन क्या होती है, लेंथ है, ब्रेथ है, एरिया है, ये सारी क्या हुई, लीनियर डायमेंशन हुई, इसको हमने डबल किया। तो सबसे पहले एरिया को लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो गया एल। अब हमने इन सबको डबल कर दिया, 2L 2B 2L, तो कितना हो गया, 2 2 4 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये एल स्क्वायर भी, तो मतलब 8 टाइम से इंक्रीज हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन द करंट चेंजेस फ्रॉम 2 एम्पियर टू -2 एम्पियर इन 0.05 सेकेंड एंड EMF ऑफ 8 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल। तो सबसे पहले सर्किट में क्या हो रही है, करंट चेंज हो रही है, कितनी चेंज हो रही है, +2 टू -2 एम्पियर, कितने टाइम पे, 0.05 सेकेंड में। और ये भी गिवन है कि इसमें EMF कितना इंड्यूस हो रहा है, 8 वोल्ट का EMF इंड्यूस हो रहा है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेल्फ इंडक्शन कैलकुलेट करना है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कैलकुलेट करना है। तो EMF का फॉर्मूला क्या होता है, एल डी आई अपॉन डी टी। तो L की वैल्यू क्या हो गई, E डी टी डिवाइडेड बाई डी आई, ओके। E का वैल्यू पुटअप किया 8 वोल्ट, कितने टाइम पे, 0.05 सेकेंड पे। यहाँ पे करंट कितना है, कितना वेरिएशन हो रहा है, +2 टू -2, ओके। तो +2 माइनस, आगे क्या है, -2 है, कितना मिला, 4 एम्पियर, ओके। तो करंट की वैल्यू पुटअप करी 4, 4 2 8, 5 2 10, पॉइंट लगाया तो आंसर कितना मिला, 0.1 हेनरी। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड इज 0.18 मिली हेनरी। इफ अ कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन of relative permeability 900 is inserted, then the coefficient of self inductance will become merely।
आई थिंक सो ये क्वेश्चन ऑफकोर्स आपको टफ लग रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें एल का रिलेशन फाइंड आउट करना है, इंडक्टेंस का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर, ओके, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइडेड बाय आई। तो दिस इज द फॉर्मूला, ये आपको पता है। इससे मुझे ये पता चला कि जो यहाँ पे इंडक्टेंस है इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमिबिलिटी। ठीक है, व्हाट इज म्यू नॉट, फ्री स्पेस परमिबिलिटी। तो ये चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई, जो एल है किसके प्रोपोर्शनल है, परमिबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, फ्री स्पेस की परमिबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। व्हाई आई एम टेकिंग दिस, क्योंकि मुझे यहाँ पे केवल रिलेशन ही इसका दिया है, सेल्फ इंडक्टेंस कॉफिशिएंट का और परमिबिलिटी का। तो जिस केस में L1 यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन में गिवन है, द कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड इज 0.18 मिली हेनरी। तो जब हमारा इंडक्टेंस 0.18 मिली हेनरी था तो उस केस में परमिबिलिटी कितना है, म्यू नॉट है। उस केस में परमिबिलिटी कितनी है, म्यू नॉट है। ओके, बट आगे क्या है, हमें जो इंडक्टेंस है वो किस केस में कैलकुलेट करना है, जब परमिबिलिटी इंसर्ट करी है। बट वी डोंट नो कि परमिबिलिटी कितनी इंसर्ट की है, तो हम उसे क्या ले लेते हैं, म्यू ले लेते हैं। ओके, उसे क्या ले लेते हैं, म्यू ले लेते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन को हमने इस तरीके से परमिबिलिटी के साथ रिलेशन फाइंड आउट किया। ओके, तो अब रेशियो निकालते हैं। ओके, रेशियो निकालते हैं। हमें L2 चाहिए, कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस चाहिए L2। तो L2 बाई L1 कितना हुआ, म्यू बाई म्यू नॉट। अब इसको किस तरीके से चेंज किया, क्यों चेंज किया, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के ट्रिकी वे से दे रखा था। हमें गिवन था यहाँ पे रिलेटिव परमिबिलिटी, और रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होता है, म्यू अपॉन म्यू नॉट, जिसके इक्वल हुआ म्यू आर। तो हमें यहाँ पे म्यू आर की ही वैल्यू गिवन है, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। ओके, अब देखो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था कि जब फ्री स्पेस की परमिबिलिटी है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है बट वी हैव टू टेक दिस बिकॉज वी नो कि एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है म्यू नॉट के। ओके, फ्री स्पेस की परमिबिलिटी के। जब इंडक्शन सेल्फ इंडक्टेंस 0.18 मिली हेनरी है, तो जो हमारा इंडक्टेंस है वो केवल म्यू नॉट है। बट जब हमने उसके अंदर कोई परमिबिलिटी ऐड कर दी, उस केस में हमें क्या करना है, L2 को कैलकुलेट करना है। तो L2 अपॉन L1 कितना हो गया, म्यू अपॉन म्यू नॉट। बट म्यू नॉट इज कांस्टेंट वी नो, बट म्यू तो कांस्टेंट नहीं है, ऐसे रेशियो कैसे निकलेगा। बट यहाँ पे हमें रिलेटिव परमिबिलिटी गिवन है, तो जो रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होती है, म्यू अपॉन म्यू नॉट होती है। यहां से यू कैन कैलकुलेट L2। L2 कितना हो गया, L1 मल्टीप्लाई बाय म्यू आर। L1 की वैल्यू है हमारे पास 0.18, म्यू आर रिलेटिव परमिबिलिटी हमने कितनी इंसर्ट की है, 900, जिससे हमें आंसर मिल जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 1 बाई पाई हेनरी। तो इंडक्टेंस की वैल्यू है 1 बाई पाई, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद 300 ओम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है, 300 ओम। अब वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट, वोल्टेज गिवन है 200 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी इज 200 हर्ट्ज, इज सप्लाइड टू दिस कॉम्बिनेशन। द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। तो देखो वोल्टेज और करंट के फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू 2 पाई एफ एल अपॉन आर। हमारे पास एफ की वैल्यू है, हमारे पास एल की वैल्यू है, हमारे पास आर की वैल्यू है। आप वैल्यूज पुटअप करोगे आपको इजिली tan थीटा मिल जाएगा, और थीटा कितना हो गया, tan इनवर्स में हो गया। तो कुछ इस तरीके से फेज डिफरेंस का क्वेश्चन करना है। बेसिकली दिस क्वेश्चन इज अ पार्ट ऑफ एसी सर्किट। ओके, बट यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस भी है, तो कई बार हम इसके न्यूमेरिकल्स यहाँ पे भी कर देते हैं। ओके, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, म्यूचुअल इंडक्टेंस के। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसका केवल एक ही फॉर्मूला है, E इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। क्वेश्चन देखते हैं। द कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल इज 4 हेनरी। एम की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 4 है। इफ अ करंट इन अ प्राइमरी रिड्यूसेस फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0, तो जो करंट है वो हमने कितनी चेंज की है, 5 एम्पियर टू 0, और किस टाइम पे चेंज की है, 10 टू पावर माइनस 3 सेकेंड पे। देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल इज। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ई का फॉर्मूला क्या हुआ, माइनस एम डी आई बाई डी टी। एम की वैल्यू पुटअप करी 4, करंट कितनी चेंज हो रही है, 5 टू 0, एंड टाइम की वैल्यू पुटअप करी 10 टू पावर माइनस 3। अब सॉल्व करोगे 5 4 20, 10 टू पावर माइनस 3 है नीचे, ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा।
तो कितना हुआ 2 इंटू 10⁴ वोल्ट। ओके, अब आते हैं लास्ट टॉपिक में, और ये टॉपिक तो इतना इजी है क्योंकि ये आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है। ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर किसका एग्जाम्पल होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस का एग्जाम्पल होता है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में होता क्या है, हम प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ को इंड्यूस करते हैं और सेकेंडरी कॉइल में हमें ऑटोमेटिकली ईएमएफ मिल जाता है। बट इसका प्रॉफिट क्या हुआ, जो ये ईएमएफ है ये नंबर ऑफ कॉइल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइल्स कम है, ईएमएफ कम है, बट इस छोटे से ईएमएफ के थ्रू वी कैन गेट अ वेरी लार्ज ईएमएफ। कैसे? नंबर ऑफ कॉइल्स को इंक्रीज करके। ओके, तो ट्रांसफॉर्मर किस टाइप की डिवाइस होती है जो किसके लिए यूज करती है? एक बहुत लो अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को हम हाई वैल्यूज में चेंज कर सकते हैं। ओके, तो बेसिक फॉर्मूला इज कि आपको पता है जो प्राइमरी कॉइल है वो प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स के एनपी, जो सेकेंडरी कॉइल है जो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, सॉरी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेकेंडरी। ईएफ दोनों को डिवाइड करोगे आपको क्या मिलेगा? ईपी अपॉन ईएस डिवाइडेड बाय एनपी अपॉन एनएस। ये लेफ्ट टू राइट हो गया, यू कैन राइट लेफ्ट टू राइट किसी भी तरीके से आप इसे लिख सकते हो, बट आपको केवल ये रिलेशन आना चाहिए वोल्टेज का और नंबर ऑफ टर्न्स का। किसका? वोल्टेज का और नंबर ऑफ टर्न्स का। कुछ इस तरीके से ईपी अपॉन ईएस डिवाइडेड बाय एनपी अपॉन एनएस, और इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं। वैसे ट्रांसफॉर्मर में एक ही टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, तो वी विल डू जितने टाइप्स के रिपीट होते हैं केवल उसी टाइप के हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। ओके, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। इन अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर द इनपुट वोल्टेज इज 300 वोल्ट। तो मतलब जो इनपुट वोल्टेज है इसका क्या मीनिंग है कि जो प्राइमरी में वोल्टेज है, ठीक है, जो प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज है दैट इज इनपुट वोल्टेज। ओके, तो वीपी कितना है? 300 वोल्ट, एंड द आउटपुट वोल्टेज इज 15 किलो वोल्ट। आउटपुट वोल्टेज का मतलब क्या है? जो सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज है कितना गिवन है? 15 किलो वोल्ट, दैट मीन्स 15 इंटू 10⁻³ वोल्ट। देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी टू दैट सेकेंडरी। अब वी नो वेरी वेल कि जो प्राइमरी टू सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा? प्राइमरी टू सेकेंड वोल्टेज का। तो यहां से हो जाएगा एनपी अपॉन एनएस इक्वल टू Vp अपॉन Vs। तो जो प्राइमरी में वोल्टेज है कितना है? 300 वोल्ट। सेकेंडरी में जो वोल्टेज है कितना है? 15 इंटू 10⁻³ वैल्यूज कैंसिल आउट करोगे, 15 टू 30, तो इधर ऊपर आया 20 एंड नीचे आया 1000। तो आंसर कितना मिला? 1/50। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए ट्रांसफॉर्मर हैज 100 टर्न्स इन द प्राइमरी एंड 500 टर्न्स इन द सेकेंडरी। प्राइमरी में 100 टर्न्स है, सेकेंडरी में 500 टर्न्स है। इफ द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, हमने प्राइमरी को 220 वोल्ट से कनेक्ट किया तो सेकेंडरी में कितना वोल्टेज होगा? तो देखो यहाँ पे रेशियो वी नो वेरी वेल कि दोनों का सेम होता है, ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP। हमें NS की वैल्यू गिवन है 500, NP की वैल्यू गिवन है 100, EP कितना है 220। आप वैल्यूज पुटअप करोगे एंड आपको आंसर मिल गए। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज 1000। ओके, तो जो प्राइमरी कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 1000 है। अ पावर ऑफ 2 किलोवाट इज फेड टू इट बाय अ करंट ऑफ 0.1 एम्पियर। हमने इस सर्किट में कितनी पावर दी? 2 किलोवाट की पावर दी। इस किलोवाट को हम वॉट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2000 वॉट। अब इसी के बाद बता रखा है कि जो प्राइमरी में करंट है वो कितनी है? 0.1 एम्पियर। द नंबर ऑफ टर्न्स in the secondary coil in order to produce a voltage of 200 volt in it. Okay, तो जो नंबर ऑफ टर्न्स है हमें कैलकुलेट करना है सेकेंडरी के अंदर। ओके, जब वोल्टेज कितनी है? 200 वोल्ट है। तो देखो यहाँ पे पावर गिवन है हमारे पास, एक में करंट है, प्राइमरी में करंट है, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स है बट प्राइमरी का वोल्टेज नहीं है। ओके, इन द सेम वे सेकेंडरी का वोल्टेज है बट सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है। तो हम इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज ऑफ हमें एट लास्ट चाहिए क्या? नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी। ओके, तो अगर हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखा जाए तो रेशियो कुछ इस तरीके से होगा Vs टू Vp, सेकेंडरी का वोल्टेज, प्राइमरी का वोल्टेज एंड NS अपॉन NP। ठीक है, सेकेंडरी के टर्म्स एंड देन प्राइमरी के टर्म्स। बट हमारे पास यहाँ पे कौन सी वैल्यू नहीं है?
हमारे पास यहाँ पे VS है बट VP नहीं है। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि IS को सॉल्व कर दें, ठीक है, करंट को सॉल्व कर दें। तो देखो हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया, पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, बिकॉज वी नो वेरी वेल कि यहाँ पे जो करंट होती है वो हो जाएगी P अपॉन V, ठीक है, करंट हो जाएगी P अपॉन V। बट पावर क्या है, इनपुट और आउटपुट में सेम रहेगी। ट्रांसफार्मर का बेसिक कंसेप्ट यही होता है, चाहे इनपुट की पावर है चाहे आउटपुट की पावर है वो सेम रहेगी। ओके, इनपुट की पावर को P लिया है तो स्टार्टिंग में जो ये प्राइमरी कॉइल है इसमें भी यही पावर है, सेकेंडरी कॉइल है इसमें भी यही पावर है। तो ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। तो इन द सेम वे हमने क्या किया, सेकेंडरी का करंट कैलकुलेट किया P अपॉन VS से। ओके, तो वोल्टेज कितना है 2000 वॉट। इन द सेम वे सेकेंडरी वोल्टेज कितना है, इट इज 200। तो हमें यहाँ से करंट मिल गई 10 एम्पियर। अब आप रेशियो निकाल सकते हो NS टू NP, क्या हो गया IP अपॉन IS, करंट अपोजिट हो जाती है तो NS का फॉर्मूला क्या मिला, NP मल्टीप्लाई बाय IP अपॉन IS। ओके, IS आपने प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स रखे, IP कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी 1000, IP कितना है, हमने कितना मिला था IP, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इट्स 0.1 एम्पियर। IS की वैल्यू हमने अभी सॉल्व की है 10 एम्पियर, और इन दिस वे आपको नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में मिल जाते हैं। ओके, आप वोल्टेज भी कैलकुलेट कर सकते थे, यहाँ पे हमने करंट कैलकुलेट करी बिकॉज ऑफ हमने करंट का कोई क्वेश्चन किया नहीं था तो यहाँ पे हमने करंट वाला क्वेश्चन ले लिया। आप वोल्टेज भी कैलकुलेट कर सकते थे। ओके, तो किसी भी तरीके से सॉल्व करो, इट नॉट जस्ट लाइक यू हैव टू डू दिस बाय दिस मेथड। आपकी बार आपको एक क्वेश्चन करना है, ठीक है, बट आप मेथड चेंज करके करना। ओके, तो आज की क्लास में हमने फिनिश किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसके सारे टॉपिक्स हम लोगों ने यहाँ पे कवर अप कर दिए रेदर देन जो टेक्स्ट बुक का पार्ट नहीं था। एंड जितने न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस थे, जितने प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल है, हमने हर टाइप का एक एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया। आई होप सो आपके सभी कंसेप्ट यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज क्लिक टू सब्सक्राइब। बाय ऑल।